डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आइडियोलॉजी पहले लिख लेना। Until 1920, an atom supposed to until 1920, an atom supposed to consist of atom was supposed to consist of only two fundamental particle, only two fundamental particle, proton and neutron, proton and electron, फुल स्टॉप डालना। सिंस इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, सिंस इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, कॉमन लिखना। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम was regarded, the center of mass of atom was regarded as mass of proton only, mass of proton only। यानी 1920 में लोगों ने ये सोचा कि एटम के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, तो केवल हम मास किसका लेंगे? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास तो 2 है, यहाँ पे 4 कैसे आ गया? तो यही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आगे लिखना। रदरफोर्ड फाउंड दैट, रदरफोर्ड फाउंड दैट Rutherford found that except for hydrogen atom, Rutherford found that except for hydrogen atom, atomic mass of no other element could be explained, no other element could be explained by electron and proton only, by electron and proton only। इसका मतलब क्या हुआ? रदरफोर्ड ने देखा कि हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मास तो इसके बराबर आ गया है, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन होता नहीं है। लेकिन इसका मास यहां 3 आना चाहिए था ना, इसका मास 2 आना चाहिए था ना। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन के बारे में छोड़ के बोला, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन ऐसे भी नहीं होता है। तो उसने बोला कि नो अदर मास कुड बी एक्सप्लेन बाय प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। फुल स्टॉप डाल के लिखना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल element lithium, element lithium has 3 proton, element lithium has 3 proton, thus its mass will be 3 times of proton, thus its mass will be, its mass will be 3 times of proton, but actual mass of lithium is
but actual mass of lithium is 6 times of proton. बट एक्चुअल मास ऑफ लिथियम इज, ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि एटम के अंदर, जैसे लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है तो मास भी 3 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन मास जस्ट डबल है। तो आगे लिखना, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम Rutherford predicted Rutherford predicted the presence of another type of particle, the presence of another type of particle the presence of another type of particle which is electrical neutral, which is electrical neutral but mass will be equal to proton, बस mass will be equal to proton। हम पढ़े थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या आइडियोलॉजी आया कि लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन रहते हैं, तो मास इलेक्ट्रॉन्स का नेग्लिजिबल मान लिया गया और प्रोटॉन 3 प्रोटॉन है तो मास 3 आना चाहिए, लेकिन मास कितना लग गया 6। तो इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि मास 3 की जगह मास 6 आ गया। तो रदरफोर्ड ने ऐसा आइडियोलॉजी लाया कि हो ना हो इसके अंदर एक तीसरा पार्टिकल्स है, तो तीसरा पार्टिकल है लेकिन उस पर चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बैलेंस हो गया है। अब उसके अंदर लेकिन मास है और मास प्रोटॉन के बराबर है, तभी ये मास इस प्रोटॉन के क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। तो ये आइडियोलॉजी किसके दिमाग में आया? रदरफोर्ड का है, लेकिन न्यूट्रॉन का सर्च चैडविक ने किया था। समझ में आया क्या? तो ये फंडामेंटल से लिख लेना, फंडामेंटल से लिखवाया हूं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो फंडामेंटल बोल रहा हूं, ये जो पीडीएफ भेजा हूं उसमें ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स राइट डाउन कर लेना। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में मैं लिखवा दिया। तो आगे लिखना, इन 1932, ये बात कब का है? ये 1920 में था, ऐसा आइडियोलॉजी आया। आफ्टर 1932 जेम्स चैडविक, राइट डाउन करना आगे आप, इन 1932 जेम्स चैडविक bombard the element beryllium with alpha particle, the element beryllium with alpha particle। अब जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, और ये एक्सपेरिमेंट उसके जैसा नहीं है, कैथोड रे एनोड रे के जैसा नहीं है। उसने बेरिलियम लिया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 और मास कितना होता है 9। इसके ऊपर अल्फा रे यानी हीलियम के ऊपर इस पे कोलिजन करवाया, बम्बार्ड करवाया, कोलाइड करवाया इस एलिमेंट के ऊपर, अल्फा रे के ऊपर। ये अल्फा रे है, इसके ऊपर बम्बार्ड कराया यानी कोलिजन करवाया। आफ्टर कोलिजन इसको मिला
कार्बन 6, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 9 और 4 कितना होना चाहिए था 13, लेकिन कितना हो गया 12। इसका मतलब उसमें से एक पार्टिकल निकला और वो पार्टिकल पे चार्ज कितना आ गया 0, यहां से बैलेंस करो, और मास कितना आ गया 1। तो ये पार्टिकल्स निकला और इस पार्टिकल्स का नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन है ये। तो आफ्टर बम्बारमेंट अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम, one new particles will absorb, that is known as neutron, which has mass is approx 1 unit, which will be equal to proton, and charge is 0। ठीक है, इसको लिख लेना, ये लिख लिए। अब आगे लिखना, ही ऑब्जर्व्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन, उसको एक लाइट निकला यहां से भी, जब अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर कोलिजन करवाया, बम्बार्ड करवाया, तो उसको एक रेडिएशन मिला। तो लिखना, ही ऑब्जर्व्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ही ऑब्जर्व्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ही ऑब्जर्व्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हर रेडिएशन के अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल्स होता है। आफ्टर बम्बारमेंट बेरिलियम ऑन अल्फा पार्टिकल, वन रेडिएशन ही ऑब्जर्व्ड, और उस रेडिएशन के अंदर एक पार्टिकल था। तो ही ऑब्जर्व्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला लिखना, the radiation was highly penetrating, the radiation was highly penetrating, penetrating मतलब इंटेंसिटी उसका क्या था ज्यादा था, रेडिएशन वाज हाईली पेनिट्रेटिंग, रेडिएशन वाज हाईली पेनिट्रेटिंग। सेकेंड पॉइंट लिखना, the radiation was unaffected in magnetic field and electric field, the radiation was unaffected in electric field and magnetic field, the radiation was unaffected in electric field and magnetic field, that means radiation was neutral। तो लिख लेना, that means radiation was neutral, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ये कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा था। उसका कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो चार्जलेस है। आगे लिखना, द पार्टिकल ऑफ द रेडिएशन हेड, द पार्टिकल ऑफ द रेडिएशन हेड, the particle of the radiation had same mass that of proton। और सर्च किया गया तो मालूम चला कि उसके रेडिएशन का जो पार्टिकल है उसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। the particles of radiation had same mass of proton। the relative mass of particle is, the relative mass of particle is, relative mass मतलब रिस्पेक्ट में, the relative mass of particle is 1 AMU। 1 यूनिट बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक, एम फॉर मास और यूनिट, यानी हम न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट लेते हैं और उसका मास कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब ग्राम में इतना था। यूनिट में तो हम 1 लेते हैं, हर बार ग्राम नहीं लेते हैं ना। तो दो चीजें आएगा, एक यूनिट में आएगा, एक ग्राम में आएगा। चार्ज भी यूनिट में आएगा और कूलम में आएगा। आगे लिखना,
because of their electrical neutrality, because of their electrical neutrality, because of their electrical neutrality, particles are called neutron. न्यूट्रल होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन. द पार्टिकल वेर कॉल्ड न्यूट्रॉन. ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सर्च देखा. बाकी जो है वो राइट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला, क्योंकि अब सर्च हो गया है. हाँ डस्टर, हाँ डस्टर. कहाँ है? उधर गिरा है. चलो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का लिख लिए होगे, प्रॉपर्टीज लिख लिए. क्या गिर गया? अब लिख लो एक साथ कंक्लूजन. पार्टिकल, ठीक है. यहां लिखना है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E-1 और मास क्या लिखेंगे? 0. ठीक है. प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P1 और इधर भी 1. मास 1 यूनिट, चार्ज 1 यूनिट और मास, ये मास है और ये चार्ज है, प्लस 1 यूनिट चार्ज. न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम चार्ज 0 और मास 1 यूनिट. ये निगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये न्यूट्रल होगा. इसका मास 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. इसका हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. कूलम में है, यूनिट में 1 होगा, इस पे चार्ज 0 होगा. ये 1/1837 U यानी एटॉमिक मास यूनिट, और ये 1 यूनिट लिया जाता है और ये 1 यूनिट लिया जाता है. मास, दिस वन इज मास, और ये चार्ज है, चार्ज का वैल्यू है. तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1837 टाइम्स उसका मास कम होता है. किससे? प्रोटॉन से. इसका 1 इसलिए नेग्लेक्ट मान लिया जाता है. ये जो मास है, इस सॉरी मास तब लिखा ही नहीं, तो मास केजी में लिख लेते हैं. 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. इस दोनों का मास लगभग इक्वल होता है, और इसका जो मास है 1837 टाइम्स कम होता है. तो इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों का मास. तो देखो चार्ज जो है कूलम में भी याद रखना है, और चार्ज प्लस 1 यूनिट में भी. तो यूनिट में भी और कूलम में भी, यहाँ एमयू में भी और यहाँ ग्राम में भी, तो दोनों याद रखना है. जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो यूनिट में यूज करते हैं. प्रोटॉन का मास 1 काउंट करते हो ना. तो अब समझ में आ गया कि लिथियम में
एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 प्रोटॉन है और इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन होगा, तभी इसका मास कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो हम काउंट करते नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज याद होना चाहिए और मास। तो इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स लाइटर होता है प्रोटॉन से, 1837 टाइम्स। कोई डाउट नहीं है ना। इसका ई बाई एम का वैल्यू कितना होता है, 1.7 इंटू 10 पावर 10 होता है कि 11 होता है, 11 कूलम पर केजी। ठीक है, इसका भी हम चाहेंगे तो ई बाई एम निकाल सकते हैं, ये मास, ये चार्ज और ये मास। ठीक है, लेकिन हम यूनिट में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन, ये तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ई बाई एम इसका अलग से निकाला गया था। तो अगर पूछा जाएगा ई बाई एम, तो लोग समय लिखवाया था ई बाई एम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा के लिए। तो ई बाई एम इसका चार्ज कितना लेंगे, -1, तो 1 लेंगे हम, और मास कितना लेंगे 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। ई बाई एम ई कितना लेंगे, +1, यूनिट में लेंगे, ये वाला वैल्यू मत लेना क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चार्ज कितना लेंगे 1, मास कितना लेंगे, न्यूट्रॉन में चार्ज कितना लेंगे, क्योंकि ई का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ई का मतलब होता है चार्ज, और एम फॉर मास। चार्ज 0, मास 1, वैल्यू क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है +2, हीलियम +2, और मास कितना होगा 0.5। तो ये कंपेयर करने के लिए अवस्थी वगैरह बनाओगे तो क्वेश्चन मिलेगा। तो अल्फा पार्टिकल का कंपेयर करेंगे, सबसे अल्फा पार्टिकल इसका ज्यादा होगा, देन प्रोटॉन, देन अल्फा, देन। तो यहां से डायरेक्ट याद रखना इसको, और एक ई बाई एम वैल्यू पूछा जाता है, राइट डाउन कर लो इसको। तो ई बाई एम जब हम निकाल रहे हैं तो हम वैल्यू चार्ज का और मास का किस में ले रहे हैं, यूनिट में, जानबूझ के ले रहे हैं, हमें कंपेयर करवाना है ना। तो ई बाई एम का वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। जैसे ई बाई एम यहाँ से निकाला गया है ना, तो चार्ज लिया गया होगा, फिर मास निकाले, यहाँ भी चार्ज ले सकते हो, मास ले सकते हो, फिर दोनों में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। इसमें चार्ज और इसमें मास, इसका तो वैल्यू 0 ही आएगा। इसका भी चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल सकते हो अगर यूनिट में नहीं निकालना है तो, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा कंपेयर करके पूछता है, इसीलिए यूनिट में लो तो वहां से मतलब कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नहीं तो एटॉमिक मास में से माइनस करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर, अभी आगे पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आगे पढ़ाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी सर्च हुआ, अभी एटॉमिक नंबर पे हम नहीं आए हैं। अभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो स्टर, ये सब हम आगे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने केवल सर्च किया। तो ये सब एटॉमिक नंबर कब पढ़ेंगे, जब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तब एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है, एटॉमिक मास किसको बोला जाता है, मास में किसको कंसीडर किया जाता है, आइसोटॉप्स किसको बोला जाता है, आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंट होता है, ये सब चीजें आफ्टर रदरफोर्ड के बाद हम पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालो। तो अब हमें क्या हुआ, एटम के अंदर क्या मालूम चल गया कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये मालूम करने के बाद लोगों को ये नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनके लोकेशन कहाँ है एटम के अंदर, किस जगह पे वो लोकेटेड है। जैसे तुम पढ़ रहे हो तो कोई बाहर से बोल दिया गया कि इसमें 15 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उनका फेस किधर है, किधर किस साइड बैठे हुए हैं, तो उनका लोकेशन नहीं मालूम था। केवल ये मालूम था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है।
तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल, जो स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने। तो राइट डाउन एटॉमिक मॉडल, और एटॉमिक मॉडल में जो सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे जे थॉमसन मॉडल का। आफ्टर दैट हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल का। तो राइट डाउन हेडिंग एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, इसमें लिखना आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, after discovery of electron, proton and neutron, scientists tried to determine their relative position. Scientists tried to determine their relative position in an atom. In an atom. In an atom, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सर्च होने के बाद साइंटिस्ट ये ट्राई करने लग गए कि इनका एटम के अंदर पोजीशन कहाँ है। आज के टाइम हम जानते हैं ना कि सेंटर में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन सराउंड होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उस टाइम थोड़े ना मालूम था। इसी में लिखना वेरियस मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड। वेरियस मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो कि हमारा टॉपिक का नाम भी है। वेरियस मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वेयर सजेस्टेड। वेरियस मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वेयर सजेस्टेड, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सर्च होने के बाद उनका रिलेटिव पोजीशन कहाँ है, किस जगह लोकेटेड है, उस पे अलग अलग मॉडल आया। तो मॉडल कैसे आया होगा? तो सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया, उसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। वो पूरी तरह से गलती बताया था कि वो प्लम पुडिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने ये बोला था। तो इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड ने बहुत सही बताया, उसने न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में रहते हैं। ये होने के बाद फिर बोर आए। बोर ने बताया इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमता है, उसका ये रेडियस होता है, उनका वेलोसिटी होता है, उसका एनर्जी होता है, वो लाइट इमिट करते हैं, रेडिएशन होता है, उसमें लाइट का हम लेमडा निकालेंगे। लेकिन बोर को एसपीडीएफ का नॉलेज नहीं था, जो आज हम जानते हैं सब सेल के बारे में। तो आफ्टर बोर के इन्वेंशन के बाद एसपीडीएफ आया कि ऑर्बिट सेल के अंदर भी सब सेल होता है एसपीडीएफ, उसके एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं। ये आज हम मॉडर्न टाइम में जानते हैं। बोर के टाइम में भी ये नॉलेज नहीं था। बोर के टाइम में हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते थे? 281। तो जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इन्वेंशन आगे बढ़ता गया, और आज के टाइम में हम एक एटम के बारे में, इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस टॉपिक का भी नाम है। यानी अब हम उसी चीजें के बारे में डेप्थ में स्टडी करते चले जाएंगे। आगे चल के आज के टाइम में हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे कि 1s2 2s2 2p6 से। लेकिन रदरफोर्ड के टाइम में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ना निकाला जाता था। जे थॉमसन के टाइम में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ना निकाला जाता था, बोर के टाइम में निकाला जाता था, और आज हम मॉडर्न टाइम में दूसरे टाइप से कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। डाल्टन्स मॉडल यहां नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल। डाल्टन्स का भी मॉडल था लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे। डाल्टन्स थ्योरी पोस्टुलेट लिखवाया था स्टार्टिंग में ना तुम लोगों को। हेडिंग डालो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सॉरी, रदरफोर्ड बोला, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम।
तो इसमें 2-3 पॉइंट हम लिख लेंगे। इसमें लिखना, इस मॉडल के अंदर क्या क्या बताया ये लिखना। इसमें लिखना, जे थॉमसन प्रपोज्ड एट जे थॉमसन प्रपोज्ड एट जे थॉमसन प्रपोज्ड एट जे थॉमसन प्रपोज्ड एट an atom is in a spherical shape. J.J. Thomson proposed that an atom is in a spherical shape. तो जे थॉमसन ने बोला कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, विथ रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10 to power minus 10 meter, 10 to power minus 10 meter, in which positive charge is uniformly distributed, in which positive charge is uniformly distributed, in which पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जे थॉमसन ने बोला कि एटम जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोकेटेड नहीं है, सेंटर में नहीं है। ये तो बात बिल्कुल गलत बताया उसने, लेकिन तब लोग ये मान रहे थे कि हाँ ऐसा ही होगा। नेक्स्ट लिखना, इलेक्ट्रॉन आर इम्बीडेड electron are embedded electron are embedded electron are embedded into it electron are embedded into it in such a manner in such a manner to give more stable in such a manner to give more stable electrostatic arrangement to give stable electrostatic arrangement। तो ये तो बात सही बता, लेकिन ये फिजिक्स का बात है। उसने बोला, देखो यहां वॉल्यूम में डायग्राम भी बना के दिया हुआ है वाटरमेलन के जैसा। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये एटम स्फेरिकल उसने माना, और बोला कि ये माइनस और ये प्लस के अंदर, प्लस और माइनस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए एटम स्टेबल है। ये तो बात सही बोल रहा है ना, प्लस और माइनस के अंदर अट्रैक्शन तो होता ही है। तो आगे भी हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इसलिए तो न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सराउंड होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना तो वाजिब है इसमें, लेकिन बाकी जो बात है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, गलत बता रहा है। ठीक है, आगे लिखना, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम इज लाइक वाटरमेलन, एटम इज लाइक वाटरमेलन, atom is like watermelon and it is also called plum pudding model. Watermelon, J. Thomson atom is like watermelon and it is also called plum pudding model.
प्लम पुडिंग मॉडल। क्या क्या? आगे लिखना। An important feature of this model is that an important feature of this model is that an important feature of this model is that mass of the atom is assumed to be mass of the atom is assumed to be mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom, uniformly distributed over the atom, uniformly distributed over the atom। मतलब उस समय के लोगों का मानना यह था कि इसका सबसे विशेष बात यही है कि एटम के अंदर जो मास है वो इनफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि बहुत गलत बता रहा है। इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़े ना होता है, कहां होता है, सेंटर में होता है। आगे लिखना, इट कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। मतलब लोगों ने पूछा कि न्यूट्रल तो होता है कैसे बताओ, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था क्योंकि नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम नहीं था उसको। तो इट कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ऑफ द एटम। इट कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ऑफ द एटम। अच्छा, प्लम पुडिंग के साथ साथ रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। रेजिन पुडिंग मॉडल, तो रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी हम जानते हैं, एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन भी है। कौन सा? अब उतना 3 याद रखो, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन, रेजिन पुडिंग मॉडल, डेट्स। उससे ज्यादा इसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब इसका डायग्राम निकाल लेना, वॉल्यूम में है डायग्राम ये, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना डायग्राम। तो इस थॉमसन मॉडल में इतना ही पढ़ेंगे। इसका ड्रॉबैक क्या है? पूरा का पूरा ड्रॉबैक ही है, कुछ सही बताया गया है? ओ हिस्ट्री जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ ना, सक्सेस मिलने के पहले अनसक्सेस की स्टोरी भी आती है। कोई ये बोलता है कि रातों रात हमने सक्सेस मिल गया, तो रातों रात नहीं मिलता है, तो उसके लिए अनसक्सेस की स्टोरी भी सामने लाना पड़ता है, उसने किया होगा। तो इसीलिए अब हेडिंग डालो, अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। तो यहां से क्वेश्चन भी अराइज होता है, ज्यादा क्वेश्चन रदरफोर्ड से आएगा। तो हेडिंग डालो रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग वाला है इसमें। अब बता रहा हूं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड क्या बोल रहे हो? कौन सा? ही theoretical investigation of conduction of electricity by gas. An important feature of this model is that mass of an atom assumed to be uniformly distributed over an atom. Through this model was able to explain overall neutrality of the atom, but his was not consistent with result the later experiment. मतलब एटम तो न्यूट्रल होता है, लेकिन इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया, इसको लिखवाया मैंने, और इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। उस समय लोगों का मानना ये
मतलब ये यूनिक टाइप का, मतलब इसका ये इंपॉर्टेंट फ्यूचर था उस समय। विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर द थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस। जे थॉमसन में जब तुम पढ़ रहे थे क्या, जे थॉमसन का मॉडल पढ़े ना अभी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? उसने ही बताया ना कि हवा में भी करंट दिया जा सकता है। तो उस चीज को समझाया था उसी ने कि एयर के अंदर भी कंडक्टिविटी हो सकती है, बशर्ते हाई वोल्टेज होना चाहिए। तो कंडक्टिविटी को उसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, और अगला नोबेल प्राइज तुम्हें मिलने वाला है। नहीं गलत नहीं, वो उसने इलेक्ट्रॉन्स का सर्च दिया हुआ है, ये थॉमसन का ही सर्च किया हुआ है, जे वो इलेक्ट्रॉन का। आगे हेडिंग डालना रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो मैं रदरफोर्ड को समझा दे रहा हूं, तुम लोग अभी लिखना मत, घर से लिख के लाना, मैं बोलूंगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर वाला क्या है तो इसको मैं पहले समझ लो, लिखना नहीं, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल घर से पूरा लिख के लाना। पीडीएफ में भेजा ना मैंने, पीडीएफ से लिखना, पीडीएफ से लिखना, पीडीएफ से लिख के फिर इसमें से भी लिखना, और मैं बता दे रहा हूं क्या क्या लिखना है। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट, इसका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, जैसे सिल्वर का फॉइल होता है ना, वैसे गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड का ही क्यों लिया था, चलो बात करेंगे। अब चलो इसको गोल्ड फॉइल को हम ऐसे ऐसे मान लेते हैं, इसके अंदर एटम होंगे गोल्ड के, गोल्ड के एटम ऐसा होगा। अब इस एटम के अंदर जो इसका एक एटम के अंदर इसने अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर बम्बार्ड कराया, कोलिजन करवाया। किसको करवाया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज होता है? +2 यूनिट चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स को इसके अंदर, समझा रहा हूं भी लिखना नहीं है, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर कोलिजन करवाया। अब क्यों गोल्ड फॉइल लिया हम लास्ट में बताएंगे, पहले कंक्लूजन देख लो क्या क्या उसने कैसे किया। तो अल्फा पार्टिकल, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब अभी के टाइम में अगर सोचोगे तो अभी के टाइम से हम थोड़ा रिलेट करते हैं। सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अपने अपने पाथ में क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अभी के टाइम से हम रिलेट करते हैं। तो यहां पर प्लस है और ये प्लस पार्टिकल है, प्लस चार्ज है अल्फा पार्टिकल। मान लो ये अल्फा पार्टिकल जब गया होगा तो यहां बहुत सारे वैकेंट स्पेस भी होंगे। ये वैकेंट स्पेस के वजह से बिना किसी से कोलिजन किए ये अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट यहां से बाहर निकल गया, मतलब विदाउट एनी डेविएशन। तो ये गोल्ड फॉइल से डायरेक्ट बाहर निकल गया। कैसे समझ में आ गया कि ये बाहर निकला? उसने क्या किया था, यहां पर एक जेडएनएस का एक ऐसे कवर टाइप का लगाया था। तो जो बाहर निकल रहा था इस फॉइल से, वो क्या हो रहा था, यहां ग्लो करता हुआ दिख रहा था। तो ग्लो कर रहा था तो उसको समझ में आ गया कि इस एटम से कोई जो अल्फा रे है वो क्या हो रहा है, विदाउट डेविएशन क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। समझ में आया क्या? तो यहां पर जेडएनएस वगैरह लगाया था तो ग्लो करते हुए दिख रहा था। इसका मतलब उसने सोचा होगा कि कोई चीज यहां से बाहर निकल जा रहा है विदाउट एनी डेविएशन, इसका मतलब इसका पाथ डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो वो किसी से कोलाइड नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसने फिर ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे रे हैं जो थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए
यानी डाइवर्ट होते हुए वो ग्लो कर रहा है, मतलब इधर ग्लो कर रहा है। रेडिएशन यहां था, ग्लो इधर हो रहा था। तो उसने सोच लिया कि ये जो पार्टिकल है यानी अल्फा पार्टिकल है वो किसी पार्टिकल से टकराया होगा, और ये अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज है, +2 चार्ज है, और इस पे चार्ज क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस में क्या हुआ होगा, अट्रैक्शन, तो उसको पास आने दिया होगा और इस दोनों में कोलिजन हुआ होगा। आफ्टर कोलिजन ये अपना पाथ क्या कर लिया होगा, डाइवर्ट कर लिया होगा। तो ये थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए बाहर निकला। तो यहां लाइट था और ग्लो यहां हुआ, तब उस चीज को कंक्लूजन मिल रहा होगा कि ये हो ना हो क्या हो रहा है, किसी से टकरा रहा है ये, और ये जैसा यहां पास करवाया था वहीं पर उसको ग्लो मिला। तो वो क्या सोच रहा होगा कि ये किसी से टकरा नहीं रहा है, यानी इसका डाइवर्जन नहीं हो रहा है, कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने ये देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, 20 लाख में से एक पार्टिकल्स, 20,000 में एक पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहां से जैसा जा रहा था वैसा ही 180 डिग्री पे वापिस आ रहा था, इससे कोलिजन भी नहीं हो रहा था, दूर से ही वापिस आ जा रहा था। तो दूर से क्यों वापिस आ रहा होगा, सोच के देखो, यहां प्रोटॉन रहता है और प्रोटॉन और इस प्लस में ये इसको अपने पास आने नहीं दिया होगा, क्योंकि प्लस और प्लस में क्या हुआ होगा, रिपल्सन। तो हम अभी के टाइम में बोल रहे हैं इसलिए अभी के टाइम से समझा रहे हैं। तो प्लस और प्लस में रिपल्सन हुआ होगा, तो ये ऐसा नहीं कि थीटा डिग्री एंगल बना के निकल गया, ये इसको अपने पास आने नहीं दिया होगा, और इतना ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सन किया होगा कि जैसा ये आया होगा वैसे ही 180 डिग्री पे वापस चला गया होगा। समझ में आ गया ना। तो इसका 3 ऑब्जर्वेशन है, ये 3 ऑब्जर्वेशन समझ में आया। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएशन के पास हो जा रहे थे। अदर एटम तो वो एक एटम ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक एटम के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन एक एटम के ऊपर है। समझ में आया क्या, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया कि हम एक एटम के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी 3 ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिला बताओ, विदाउट बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल्स को बिना किसी रुकावट के क्या हो गए, पास हो गए। कुछ जो अल्फा पार्टिकल है थीटा एंगल पर डेविएट, क्यों डेविएट हो रहा होगा, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल इससे टकरा रहा होगा, और ये इससे टकरा क्यों रहा होगा, क्योंकि प्लस है और ये क्या है, तो वो थीटा एंगल बना के बाहर निकल रहा था। ये इससे टकरा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि प्लस में प्लस से क्या हो रहा है, तो ये दूर से ही वापिस आ रहा है और स्ट्रांगली रिपल्सन हो रहा होगा, इसलिए 180 डिग्री पे वापिस चला रहा है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत कम थे, इसका मतलब ये जो जोन होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी आज के टाइम हम उसको न्यूक्लियस के नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस बहुत एटम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए अब 3 ऑब्जर्वेशन 3 कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन क्या निकला होगा। अब ये बहुत सारा अल्फा पार्टिकल इसको बिना डेविएशन के निकल गए, इसका मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है, वैकेंट है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। पहला ऑब्जर्वेशन का पहला कंक्लूजन समझ में आ गया। दूसरा, ये थीटा डिग्री एंगल बना के निकला होगा, इसका मतलब कोलिजन हुआ होगा। कोलिजन, ये चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को चुना गया है, अल्फा पार्टिकल को चुना गया है क्योंकि इसके अंदर चार्ज है ना। तो अल्फा से समझ में आ जाएगा कि जहां वो रिपल्सन होगा वहां प्रोटॉन होगा, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को, क्यों दूसरा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स को उसके अंदर बम्बार्टमेंट कराया गया है, ताकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अट्रैक्ट करेगा, कोलिजन होकर बाहर निकलेगा, और जो प्रोटॉन होगा वो प्लस पार्टिकल को रिपल्सन करके बाहर निकालेगा। इसलिए जो रे चुना गया है वो अल्फा पार्टिकल को चुना गया है,
ताकि रिपल्सन जहां हो या जहां पर डेविएशन हो इस बात को समझ में आए। ये तो कोई भी रे काम कर सकता था, लेकिन ये दोनों काम केवल चार्ज पार्टिकल ही कर सकता था। यानी इस पार्टिकल्स में रे में रेडिएशन में क्या होना चाहिए था, चार्ज होना चाहिए था। तो ये डेविएट हुआ, इसका मतलब ये निकला, उसने बताया कि हो ना हो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है और थीटा एंगल बना के निकल रहा है। तो जो और थर्ड इसने ये बोला कि यहाँ रिपल्सन का वजह ये है कि ये जो है यहाँ पर प्रोटॉन है और यहीं पर पूरा एटम का मास यहीं पर सेंटर्ड है, इसीलिए इतना स्ट्रांगली रिपल्सन की वजह से 180 डिग्री पे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो उसने जो थॉमसन का मॉडल था बिल्कुल उसने गलत बता दिया कि थॉमसन बिल्कुल गलत बता रहा है, हम सही बता रहे हैं। और उसने बोला कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। पहला बार रदरफोर्ड ने ही उस सेंटर का नाम दिया न्यूक्लियस, और उसने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्योंकि मास स्ट्रांगली रिपल्सन हो रहा है ना। और आउटर सेल में क्या है, बाहर क्या, अभी सेल के बारे में नहीं आया था, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और भी फर्दर एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन 3 कंक्लूजन समझ में आ गया, और बहुत सारी चीजें इसने बताया। अभी हम केवल 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? जेडएनएस के लिए ग्लो करने के कहां पर है वो, वही ना, वो लीड प्लेट नहीं है, वो जेडएनएस का, तो वही ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है और ये गोल्ड फॉइल है। तो लाइट वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए लगाया होगा, लाइट वो जो रेडिएशन जा रहा है उसमें, ठीक है। तो 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन क्लियर हो गया। इसको घर से लिख के लाना, इसके ऊपर अभी और चीजें मैं बताऊंगा। रेडियस कितना होता है न्यूक्लियस का, एटम का न्यूक्लियस कितना होता है, वॉल्यूम निकालेंगे इसका, डेंसिटी वगैरह निकालेंगे, ठीक है। और भी सारी चीजें हम कल निकालेंगे, तो इसको लिख के लाना। मैं कल उसको और 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन के साथ साथ जो रेडियस वगैरह निकालना, रेडियस दिया होगा वो निकालना, बाकी मैं एक्स्ट्रा चीजें लिखवाऊंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। लेकिन राइट डाउन करके लाना जरूर, वॉल्यूम से भी राइट डाउन कर सकते हो।